सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आम इंतखाबात 2024 बिलाखिर गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन हतमी तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब तक मुकम्मल तमाम तर हलकों के जो नताइज हैं उनका बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी नताइज का ऐलान अब तक नहीं किया गया। ये गैर सरकारी गैर हतमी नताइज में भी इतना वक्त लगा, इतनी ताख़ीर, और उसके बाद अब कुछ वाज़ेह शक्ल हमारे पास मौजूद है, जिसमें हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 92 अरकान हैं जिनको जो जीते हैं, और कुल मिलाकर आज़ाद अरकान 101 हैं। नून लीग 75 सीटों पर कौमी असम्बली में कामयाब हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 54 नशिस्तें हैं जिन पर वो कामयाब हुए, और इसके बाद कुछ बाकी जमातें जो कि चंद एक सीटें लेने में कामयाब हुई हैं। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में उसकी बरतरी है, और सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत फॉर्म करने की पोजीशन में है। पंजाब में बिल्कुल नेक टू नेक कंपटीशन है आज़ाद उम्मीदवारों का और नून लीग का, लेकिन अक्सरियती जमात के तौर पर अगर बात की जाए तो वो पाकिस्तान मुस्लिम नून पंजाब में नज़र आ रही है। केपी में वाज़े तौर पर आज़ाद उम्मीदवार जो कि बैक्ड बाय पीटीआई हैं वो हुकूमत फॉर्म करने की पोजीशन में इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, एक मजाक अगर मैं कह लूँ बनकर रह गए हैं कि आम इंतखाबात, तो गलत नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैरान परेशान हैं जिस तरीके से 17 सीटें MQM कराची में लेने में कामयाब हुई, उस पर जमात इस्लामी का एहतजाज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुश्तरका एहतजाज साथ शामिल है। बहुत सारी जगहों पर JUI फेस सिंध में एहतजाज कर रही थी, और फिर जो आज पंजाब भर में और बाकी इलाकों में कॉल थी उसको मनसूख किया गया कुछ इतलात की बुनियाद पर कि ये इंतखाबात जो है, ये एहतजाज जो है ये इस वक्त नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ जोड़ तोड़ का सिलसिला हम देख रहे हैं कि सारी सूरत हाल में जारी सारी है, और ये जोड़ तोड़ में इस वक्त पीपल्स पार्टी वज़ारत उज़्मा बिलावल साहब के लिए मांग रही है। वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको सदर मुमलिकत बनाया जाए, और इसी तरह की सारी ये चीज़ें हैं, लेकिन अभी तक हतमी तौर पर कोई फ़ैसला इस सारे मामले पर नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एक मौक़िफ़ रखती है, मुलाकातें जेल में बहुत सारे लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि KPK में किसने लीड करना है मामलात को और यहाँ पर क्या सूरत हाल बननी है। मैं चाहूँगा इस पूरी सूरत हाल पर तफसील से हम बात करें। इंटरनेशनल मीडिया, बाकी ममालिक, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात और चीज़ें इन इंतखाबात को लेकर सामने आ रही हैं। अब वाज़ेह शक्ल क्या बनेगी आने वाले कुछ दिनों में, मैं चाहूँगा एक तो जो कुछ हुआ पहले उस पर हम ज़रा तफसील से बात कर लें, और फिर किस तरह की एक मखलूत हुकूमत बनने जा रही है यूनिटी गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, या वो बनेगी भी या नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी को तजवीज़ दी जा रही है कि बिलावल साहब अपोजिशन में बैठे हैं अगर उन्हें वज़ारत उज़्मा नहीं मिलती, तो फिर इस मामले पर क्या सूरत हाल बनेगी। तफसील से सारे मामले पर बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं SR राना साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबूख सैयद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। नसीम सिद्दीकी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम कहूँगा मैं तीनों मौजूद मेहमानों को। SR राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देख रहे हैं? तो पहले इस पर मुझे कमेंट कर दें कि ये जो कुछ हुआ 8 फरवरी को पोलिंग मुकम्मल होने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कौम को पहला मरहला मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी, फिर वो एक तरीके से गायब हो गए। अभी तक इलेक्शन कमीशन हतमी नताइज का ऐलान नहीं कर सका है, और फिर बहुत सारे सवालात जो कि उठ चुके हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ नताइज को लेकर। अब ये इंतखाबात 2024 के क्या मुकम्मल तौर पर आप नहीं समझते मुतनाज़े हो गए हैं, या कुछ बचा है अब भी हुकूमत साजी के लिए इनमें? बात यह है कि इलेक्शन कमीशन से तो मुझे कोई मायूसी नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन पहले दिन से एक पार्टी था और एक सियासी जमात का वो तर्जुमान था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अपने पूरे किरदार से हमेशा ये साबित किया कि वो सब PTI को रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जी PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं कराए। तो मैं हैरान हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अब तक खामोश क्यों है। पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्शन सही नहीं हुए उस पर वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। तो अगर आपने इसी तरह के इलेक्शन कराने हैं और मियाँ साहब और आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान जो पाकिस्तानी सियासत को कैंसर की तरह चिपके हुए हैं, और अपनी कोई अखलाकियात होती है, कोई ग्रेस होती है बंदे में, कोई उसमें अखलाकी करीज होती है, वक़ार होता है, वो तो ये सब कुछ अपना दाव पे लगा चुके हैं। इस इलेक्शन में अगर मैं समझता हूँ कि किसी में थोड़ी सी भी अखलाकी जुर्रत होती
तो वो इस बात को तस्लीम कर लेता कि अवाम ने उन्हें बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। मियाँ नवाज शरीफ साहब मानसेरा से भी हार गए, लाहौर से भी हार गए, और उसके बाद उनमें आप अंदाज़ा करें कि वो अपने आप को कई दफ़ा उन्होंने कहा है कि मैं झूठ नहीं बोलता। तो मुझे तो हैरान हूँ कि कोई शख्स खुद को भी इतना बड़ा धोखा दे सकता है, अपने साथ भी कोई इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी कर सकता है। और फिर आज सार राना साहब आपने कहा वो इरफान लाहौर से भी कादर हार गए, मैं नहीं समझ पाया। PTI लाहौर से तो टिकट, वो तो मानसेरा से हारे हुए हैं, लाहौर से तो वो जीते हैं, गो के उनकी जीत को आप चैलेंज कर रहे हैं, तस्लीम नहीं कर रहे। जी अभी खुलवा लें ना, तो 100 जो 45 फार्म है वो निकलवा लें, आपको पता चल जाएगा। मैं 130 में रहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोगों ने किस तरह उन्हें रिजेक्ट किया है। और फिर उसके बाद ये है कि आज इरफान कादर को जिस तरह उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया, तो वोट को इज्जत दो सिर्फ एक नारा है। अवामी मैंडेट की तौहीन और इस तरह डकैती, फिर खड़े होकर तस्वीरें बनवाना मुस्कुराते हुए, हमें थोड़ी सी कुछ शर्म महसूस नहीं होती? को हमारे अंदर कोई कोई कहीं है कोई बंदा जो हमें ये शर्म दिलाए कि इस हम अपने आप को कौम के रहनुमा बताते हैं? ये रहनुमाई है कि आपने पीटीआई के कैंडिडेट को अपने साथ मिलाया, वो रात से गायब था, और उसके बाद तस्वीरें आप मीडिया में दे रहे हैं जैसे आपने कोई शेर का शिकार किया है और कोई जो जाके सुंदरबन के जंगलों के अंदर को शिकार करके आए। तो ये सारा इतना अफसोसनाक है सीन। इंटरनेशनल को मीडिया को देख लें, डेविड कैमरोन को सुन लें, अमेरिका की वजारत खारजा के तर्जुमान को सुन लें, यूरोपीय यूनियन को सुन लें, पूरी दुनिया थू थू कर रही है आप पे। और मैं हैरान हूँ इस निज़ाम के ऊपर, जिसमें निज़ाम मुसलसल अवामी मैंडेट को ये कह रहा है कि तुम्हारी हैसियत औकात कोई नहीं है। ये जो 4-5 कब्ज़ा ग्रुप हैं सियासत के, इन्होंने ही हुकूमतें बनानी है, इन्होंने ही हुकूमतें चलानी है। आपने एक जमात को उसके हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी, उसको मार मार के अधमुआ कर दिया। उसकी बी टीम ने मैदान में आके, जिनके नाम भी कोई नहीं जानता था, गोहर को कौन जानता था, मरवत को कौन जानता था, उन्होंने आपको एक इबरतनाक शिकस्त दे दी। इसके बावजूद आप अपने आप को जमहूरियत के बेताज बादशाह बने बैठे हैं। को थोड़ी सी बंदे के अंदर ग्रेस होती है, खलाकियात होती है। मुझे तो ऐसा लगता है ये खलाकियात से आरी लोग हैं, इन्हें इस बात की कोई शर्म नहीं है कि दुनिया मजाक उड़ा रही है, कुछ भी कर रही है। बिल्कुल सही। हम सिर्फ अपनी हुकूमत के साथ चिपका रहना चाहते हैं क्योंकि उनका कारोबार है। राइट सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं ज़रा नसीम सिद्दीकी साहब की जानिब बढ़ूंगा। नसीम साहब, एक तरफ तो हम कहें कि मौका यकीनन अगर नहीं दिया गया एक जमात को, लेकिन ये रिज़ल्ट्स हमें बड़ा वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि अगर रोकना होता या इनको ना जिताना होता तो फिर तो मामलात मुख्तलिफ होते। ये तो वाज़ेह तौर पर अक्सरियत में हैं, 92 लोग फिर भी जीते हैं, कुछ पर एतराज़ात हैं, वो अपीलें भी दायर की जाएंगी, कुछ चीज़ें मज़ीद तब्दील हो सकती हैं। और इस वक्त तो अगर देखा जाए तो ये चाहे आज़ाद उम्मीदवार हों, चाहे नून लीग पीपल्स पार्टी, हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि वज़ीर आज़म कौन होगा। ये तो अभी जोड़ तोड़ का सिलसिला एक जारी रहेगा, और फिर जहाँ जिसका अलायंस बनेगा वो इक़्तिदार संभालेगा और लीड करेगा बतौर वज़ीर आज़म मुल्क को। अरसलान, बहुत शुक्रिया। आप ये देखें कि सबसे पहले तो जो धांधली है वो यहाँ से स्टार्ट हुई कि आपने जमात से बल्ला ले लिया, जो उसकी शनाख्त है। आपने बल्ला ले लिया, आपको गाजर, मूली, बैंगन ने आपको इतनी पैंटी लगाई है कि आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। आप जरा फॉर्म 45 चेक करें जो सोशल मीडिया के ऊपर आ रहे हैं, उसमें इनको पूरी तरह रद्द कर दिया गया। ये आवाम का वक्त और आवाम का अरबों खरबों रुपया ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी अगर आपने यही खेल खेलना था जो आप 75 साल से खेलते चले आ रहे हैं। जो करोड़ से ज़्यादा नौजवानों ने जिन्होंने फर्स्ट टाइम वोट डाला है, आपने सारी जिंदगी के लिए उनके दिलों में अपने लिए नफरत पैदा कर ली है कि उनको पता है कि आपने उनका वोट चोरी किया है। तो जिस मुल्क में इलेक्शन ही ठीक नहीं हो सकता, एक तरफ आप कहते हैं जी हम मुआशी बहाली लाना चाहते हैं, हम मईशत को बेहतर करना चाहते हैं। इस तरह मईशत बेहतर होती है कि आपने मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इसार राना साहब ने बिल्कुल सही बात की। मुझे नसीम सिद्दीकी साहब देखने के दो जाविये, मुझे ये बताइएगा, क्या मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर 2-3 दिन से मुसलसल यही बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मीडिया तक ये बात ऑब्वियस थी कि किसने हुकूमत बनानी है, किसकी बात हो गई हुई है और उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। ये क्या वोट ही की, नौजवान के वोट की ताकत नहीं है कि आज ये सूरत हाल बनी हुई है? नहीं तो फिर तो ये अक्सर मुख्तलिफ होती ना। ये जो अचानक 92 भी आ गए हैं, ये भी तो उसी वोट की ताकत है। नहीं तो प्लान तो शायद या मामलात तो किसी और तरह के थे, तैयारियां तो कुछ और थी।
देखिए बात ये है कि आप ना किसी लिमिट तक जो है ना वो धांधली कर सकते हैं और उस लिमिट तक आपने कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में अगर आरओ या डीआरओ आपको रिजल्ट ना देता तो आपको पता है कि वहां पे क्या हशर होना था उनका। कबायली इलाकों में अगर आप रिजल्ट ना देते, यानी कि जहां पे आप मजबूर हो गए, लाजमी बात है आप पूरी 265 सीटों पे तो बेईमानी नहीं कर सकते ना, आपने मैनिपुलेशन करनी होती कि अगर वो 150 सीटें जीत रहे हैं तो उनकी 50 सीटें कम कर दो। और ये भी इनका बस नहीं चला। अगर इनका बस चलता तो वो ये सीटें भी छीन लेते। बिल्कुल मैं ये बात से आपकी इत्तेफाक करूंगा कि नौजवान बाहर निकले और उन्होंने एक मैसेज दिया है कि हम किसको लाना चाहते हैं, किसके साथ उनका फेवरेटिज्म है। लेकिन बेशर्मी की हद है, ख्वाजा आसिफ साहब ट्वीट कर रहे हैं कि सियालकोट में हल्का 71 से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वो यार शुक्रिया उन्होंने अदा कर जिन्होंने रो रो के तो फोन कर रहे हैं, तो आवाम का कहां से शुक्रिया अदा कर रहे हो। फिर अब मैं बीच में, क्योंकि आपने बात में टोक दी थी तो मैं थोड़ा सा ये डाइवर्ट हो गया। बात ये हो रही है कि इस मुल्क के अंदर 88 में जो हम जंग अखबार या दूसरे अखबारों की लीड पढ़ते थे कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हुकूमत बनाने के लिए MQM 90 के ऊपर पहुंच गई हैं। आज भी वही बात है, वही MQM रॉ के एजेंट थे। यही मुस्तफा कमाल खालिद मकबूल को रॉ का एजेंट बोलता था, हमारी एजेंसियां बोलती थी। और वही रॉ के एजेंट जनाब 17 सीटें जीत गए। मेरी कराची में लोगों से, सैकड़ों लोगों से बात हुई है, वो कह रहे हैं यार MQM को किसी ने वोट ही नहीं दिया और आपने 17 सीटें दे दी। जब आप इस किस्म की मैनिपुलेशन कर रहे हैं, वहां पे आप माशी इस्तेकाम कैसे लेके आएंगे? आप कहते हैं दुनिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करो, दुनिया थू थू कर रही है। कौन सा अखबार है, कौन सा इदारिया है, कौन सा टीवी चैनल है, कौन सा सरबरा है जो ये नहीं कह रहा कि आपने 2 नंबरी की है, आपने वहां पे धांधली की है, आपने एक शख्स को पूरी तरह पार्टी को मौका नहीं दिया देने का। मतलब दुनिया में जगसाई कर रहे हैं। हमने जी मईशत ठीक करनी है, वो मईशत जादू की छड़ी बेच के आपने करनी है। जिनके ऊपर करप्शन के अरबों रुपए के इल्जाम थे, कोई पनामा था, कोई फेक अकाउंट्स केसेस थे, कोई टीटी केसेस थे, आप उनको फिर दोबारा खजाने के ऊपर बिठाना चाहते हो और चाहते हैं कि मईशत ठीक हो जाए। वो बाबा मईशत ऐसी ठीक नहीं होगी। आप अगर जो जीत रही है पार्टी PTI को अगर आप हुकूमत बनाने दें, ओवरसीज आपको डबल रेमिटेंसेस अगले महीने भेजेंगे। मईशत इस तरह ठीक होती है कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, ये नहीं कि आप लोगों के दिलों में नफरतें पैदा करें। आपने देखा कि जिस तरह अभी नईम कादिर की बात हुई, कल से उसको अगवा किया हुआ है, उसके इलाके में जो लोगों ने उसको वोट, नून लीग मुखालिफ वोट दिए, आप उसको अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। राइट, उस नसीम तरह आप सिद्दीकी लोग साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं एक ब्रेक की जानिब बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर सबूक सईद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, वो कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को और ये मामलात अब किस सिमत में जा रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं, साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक। सबूक सईद साहब की जानिब में बढ़ूंगा। सबूक साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप? दो मेहमानों की राय आपने सुनी, जिस तरह से उन्होंने इस 2024 के इंतखाबात को देखा, आपकी क्या राय होगी? आप कैसे देख रहे हैं? एक तो इतनी ताख़ीर गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के आने में, इलेक्शन कमीशन उसने सरकारी तौर पर नताइज का अनाउंसमेंट कब करना है ये कोई नहीं जानता। और फिर अब सिर्फ विद इन पाकिस्तान ये सवाल नहीं उठ रहा है, बल्कि इंटरनेशनली भी इन इंतखाबात और इनके नताइज पर सवालात उठ रहे हैं और मुख्तलिफ स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। क्या राय होगी आपकी? बहुत शुक्रिया अरसान खालिद साहब। मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बहुत अरसा पहले ये कह दिया गया था कि मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, घिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। तो मसला ये है कि हम अपने बचपन से देख रहे हैं, अखबारात में जब भी पढ़ते थे तो यही था कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और वो जो नाजुक सूरत हाल है वो ठीक होने को नहीं आ रही। और अब हमें पता चल रहा है कि मुल्क नाजुक सूरत हाल की पर आपकी वजह से, मेरी वजह से, नसीम सिद्दीकी साहब की वजह से या इसार राना साहब की वजह से नहीं पहुंचा। इस मुल्क में लोगों की एक ऐसे लोगों का एक पूरा क्या तबका मौजूद है कि जिसने सिर्फ इक़्तिदार करना है और वो इक़्तिदार की जंग में उसे जो कुछ लगेगा, जैसे कहते हैं ना कि प्यार और जंग में, मोहब्बत और जंग में हर चीज़ जायज़ होती है। तो उन्होंने भी ये सोचा हुआ है कि इक़्तिदार किसे प्यार इतना है कि उसके लिए जैसी भी जंग करें, उन्होंने हर चीज़ को जायज़ करार दिया है। मुझे आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले और फिर इमरान खान साहब भी इसी तरीके से इक़्तिदार में आए जिस तरीके से आज मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आना चाहती है। और जितने भी लोग हैं, अखलाकियात, ये सारी चीज़ें तो आप भूल जाएं। इस मुल्क के अंदर वो शदीद तरीन पागल शख्स है जो अखलाकियात के हवाले से बात करता है, जो ये बात करता है जी कि नहीं इस मुल्क के हालात बेहतर होने चाहिए। मुझे ये बताएं कि आप तो फॉरेन मीडिया की बात करते हैं, पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन नेटवर्क है,
उसकी कल रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान में 25 हलके ऐसे हैं कि जहां पर 16.5 लाख वोट मुस्तरद किए गए हैं। मुझे ये बताएं कि 16.5 लाख वोट आपने कैसे मुस्तरद कर लिए? और वो जो 16.5 लाख वोट मुस्तरद हुए हैं, उनमें से 23 हलके पंजाब के हैं, एक सिंध में है और एक खैबर पख्तूनख्वा में। और उनमें सिर्फ 1.25 लाख वोट मुस्तरद हुए हैं मुल्तान में। और मुल्तान में जो वोट मुस्तरद हुए उनमें बाप बेटे की जो वोट हैं, देखें मेहरबानो कुरैशी के 16,500 वोट मुस्तरद किए गए और उनके मुकाबले में यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा जीता। यूसुफ रजा गिलानी साहब 293 वोटों से जीते हैं और उनके मुकाबले में जो वोट मुस्तरद हुए हैं वो 12,500 हैं। मुझे बताएं कि आप बताना क्या चाह रहे हैं? कल में मेरा मतलब अजीब सी एक हालत थी कि लोग ठंड में लंबी लंबी लाइनें लगाकर, बूढ़े बच्चे इस तरह के लोग अपने घरों से निकले और आपने उनके वोटों को मुस्तरद कर दिया सिर्फ ये कि आपको अपने कुछ लोग पार्लियामेंट के अंदर चाहिए। तो ये बहुत संगीन किस्म का मजाक है, जमहूरियत के साथ मजाक है। 48 अरब रुपया आपने खर्चा किया पाकिस्तान के इलेक्शन पर और उस इलेक्शन के बाद आपने ये कौम को दिया है। अगर आपने ये सारा कुछ करना तो खुदा के लिए बंद करें इस मजाक को। ये ड्रामा है जमहूरियत के नाम पर। और बदकिस्मती ये है कि चीजें इस तरीके से, इमरान खान साहब भी, ये नहीं कि इमरान खान साहब कोई फरिश्ता या पैगंबर हैं, वो भी यही कुछ करते रहे और अभी जो है वो भी यही कुछ कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अवाम की ना वोट की इज्जत है, ना उनकी कोई वैल्यू है सोसाइटी के अंदर, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यहाँ कुछ भी नहीं है। मुझे बताएं कि अभी सोशल मीडिया पर आप जाएं, अरसान खालिद साहब, धड़ाधड़ लोग हैं जो ये पोस्टें कर रहे हैं कि इस मुल्क में उनकी इज्जत महफूज नहीं, इस मुल्क में उनके लिए रोजगार मौजूद नहीं, यकीनी सूरत हाल नहीं, अब मैंडेट भी उनका महफूज नहीं। तो मुझे बताएं कि इस मुल्क के साथ जो कनेक्टिविटी है, कोई जुड़त है, इसके साथ जो हमारा कोई ताल्लुक बनता है, वो किस बुनियाद पर कायम किया अच्छा जाए? मैं शगुफ साहब, जहाँ मायूसी आपने की बात बाकी नहीं तमाम तर करता। चीज़ों पर रोशनी डाली, ज़रा थोड़ी सी राय का इजहार, कराची में जो कुछ हुआ है, ये MQM की 17 सीटें, ये भी तो एक इरसलान साहब, MQM खुद 14 सीटें से वो समझ रही थी कि 14 सीटें हम कहेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। वो मैंने ट्विटर पर लिखा भी कि MQM ने मजीद नशिस्तें लेने से माजरत का इजहार कर दिया, भाई हमें मजीद मत दो, ये बहुत हो गई है हमारे पास। तो 14 सीटें तो वो खुद फारूक सत्तार साहब का जियो टीवी पर उन्होंने कहा जी कि कम से कम हम 14 सीटें ले सकते हैं, यानी उन्हें शक था 14 सीटों पर भी। और आपने उनकी फैलाई हुई गोद में शहनशाह बनते हुए 17 सीटें फेंक दी। वो खुद परेशान है कि भाई करें क्या, हम लोगों के सामने कैसे जाएंगे। तो ऐसी आपने देखा क्या कहते हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर कई इलाकों के वो जो लोग हैं, वो जावेद लुंड साहब, उन्होंने कहा भाई साहब मैं इलेक्शन हारा हुआ था, मुझे खामखा मत जितवाएं। आप ये देखें रईसानी साहब की जो एक वीडियो आई है जिसमें वो कहते हैं कि मैंने जब कहा जी कि मैं इस तरह इलेक्शन नहीं जीतना चाहता, तो 5वें नंबर पर जो बंदा था उसको इलेक्शन आप जितवा रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि मुल्क के साथ इस लेवल की दुश्मनी क्यों की जा रही है। मुल्क के लोगों को उनका जो वकार है, उनका जो एतमाद है इस मुल्क के साथ, उसे क्यों रजा रजा किया जा रहा है। तुम और दूसरी बात ये ना कि आप फॉरेन मीडिया की बात करते हैं, फॉरेन मीडिया से आप यकीन माने कि 2 दिन हो गए मुझे कहीं बाहर से किसी जगह से फोन आता है कि आप बात करें, आप यकीन माने कि मैं बात नहीं करता। उसकी वजह यह है कि मैं नहीं चाहता कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ किसी और जगह पर बात करूं। तो मुझे शर्म आती है कि यार ये क्यों इस तरह हो रहा है। और मैं वहां पर अगर बात करता भी हूं तो मैं अपने मुल्क को डिफेंड करूंगा या अपने मुल्क के ऊपर बात करूंगा, तो मेरे लिए ये भी मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन पूरी दुनिया का मीडिया आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो पाकिस्तान के खिलाफ लिख रहा है, पाकिस्तान का इलेक्शन रिग्ड है, 2018 का इलेक्शन भी इस तरह रिग्ड हुआ, उससे पहले भी यही सारा कुछ चलता रहा। मुझे बताएं शगुफ कब साहब, मैं ये वाकई काफ़ी, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट आपने जो बात कही ना, इस पर यकीनन हम सभी का दिल, हर पाकिस्तानी का दिल दुख रहा है जो हम ये सारी की सारी चीज़ें देख रहे हैं। और जिस तरह से जब पोलिंग डे कंक्लूड हुआ है ना और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कौम को मुबारकबाद दी पहला मरहला मुकम्मल होने पर, और फिर नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ, तो लगा था कि बड़े बेहतर और अच्छे तरीके से ये सारा मामला हो गया। और फिर अचानक एक पॉज आता है और उस पॉज के बाद से सूरत बिल्कुल अक्सर तब्दील हो जाती है और आज हमें ये सब बात करनी पड़ रही है। इसारा ना सब, एक और चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा, मुख्तलिफ एहतजाज हैं जो आज के दिन में हमने देखे हैं, उसमें एक खुशाइंद बात या कह लीजिए कि एक बेहतर, एक पॉजिटिव मूव ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महदूद किया अपने एहतजाज की कॉल को आरोज़ के ऑफिस तक, आरोज़ तक, क्योंकि उन ये कहा कि कुछ ऐसी इतलात थी कि शायद कोई इंतशार फैलाने वाले अनासिर बीच में शामिल होकर कोई फिर एक और ऐसा गलत वाक़या ना करें। और कितना पॉजिटिव देखते हैं आप इस चीज़ को और इस मूव को,
कि अब टकराने या उस तरफ जाने या उस तरह की कोई चीज़ को भी अवॉइड किया जा रहा है और अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड कराया जा रहा है? देखें, दिलचस्प बात यह है कि इस कानून की और इस मुल्क की कि आप खुद इसे कहेंगे कि आज जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और पुरअमन किया उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर से MNA के जो उम्मीदवार थे उनके साथियों समेत उन्हें गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब एक खातून है फिरदौस आशिक अवान जो पुलिस वाले के मुंह पे थप्पड़ मार देती है और उस पर सिर्फ इलेक्शन कमीशन उससे इस्तफसार करता है कि जी आपने ये थप्पड़ क्यों मारा है। आप देखें कि ना पुलिस ने उस पर रिएक्ट किया, ना किसी जिम्मेदार ने रिएक्ट किया। क्या वो पुलिस वाला एक बाइज्जत इदारे तो सारे ही हैं ना? जी बिल्कुल। तो क्या उसके ऊपर थप्पड़ मारना किसी इदारे के मुंह पे थप्पड़ मारना नहीं है? वो IG पंजाब जिन्हें बहुत शौक़ है इस वीडियोस बनवाने का, वो इस पे खामोश क्यों हैं? उन्होंने क्यों नहीं रिएक्ट किया अब तक इसके ऊपर? और फिर आ जाए इस बात की तरफ कि उन्होंने एहतजाज किया और उसके बाद आपने गिरफ्तार कर लिया। आप बार बार एक मैसेज ये क्यों दे रहे हैं कि चाहे इस इश्क में इज़्ज़त सादात चली जाए लेकिन हमने अपनी इज़्ज़त को चूँकि दाव पे लगा दिया है, लिहाजा हमें किसी की परवाह नहीं है। 8 फरवरी एक ऐसा शानदार मौका अल्लाह ने दिया था कि उस दिन अगर हम इंसाफ से काम लेते तो बहुत सारी हीलिंग्स हो जाती, बहुत सारे ज़ख्म जो थे वो मुंदमिल हो सकते थे। अगर आप उस दिन को फेयर रहने देते तो शायद पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम जो है वो पैदा हो जाता। लेकिन आपने तो वो जो 1941 से लाडले को पाला हुआ है, जिसे इस्टेब्लिशमेंट बार बार उठा के इक़्तिदार में लेके आती है, आपने तो उसे लेके आना है, आपने तो उसे ला के बिठाना है। और वो शख्स तो इस सतह के ऊपर इक़्तिदार का वो हो चुका है कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि 72 साल की उम्र में मैं पाकिस्तान में किसी एक हल्के से भी नहीं जीत सका। लेकिन वो खुद फरेबी की इंतहा ये है कि वो शख्स जिसे इन रिज़ल्ट्स के बाद लंदन चले जाना चाहिए था वो विक्ट्री स्पीच करने चला गया। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी को ले लें कि ये वो तय कर चुके हुए हैं कि ये हमने मुल्क को तक अपने हाथों में रखना है और हमने किसी को इसमें शामिल नहीं होने देना। अवाम जाए भाड़ में, सिर्फ हमारे जो ख्वाहिशात हैं और हमारे कारोबारी मकासद जो हैं वो हर हाल में पूरे होने। आप अंदाज़ा करें कि शुगर मिलें पाकिस्तानी हर आदमी चीनी के हाथों परेशान होता है, उसकी कीमतों में किसकी हैं? जरदारी की, नवाज शरीफ की, जहांगीर तरीन की, किन की हैं? जो लोग ऊपर बैठे हुए अवाम का खून चूस रहे हैं, अच्छा दौलत यहाँ से कमाते हैं। राना साहब जरा थोड़ा सा तज्जिया पेश करें ना इस मामले पे। अब फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट की तरफ आते हैं। जो हुआ हो गया, वो पहले भी आपने बड़ा तफसील से बताया, बाकी मौजूद मेहमानों ने भी बताया। अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि बिलावल को बनाएं वज़ीर आज़म और नून लीग की जानिब से नाम आ रहा है शहबाज शरीफ साहब का। अब जो है सो है, अब हुकूमत की फॉर्मेशन तो होनी है। इसमें क्या देख रहे हैं आप? कौन कामयाब होगा इस जोड़ तोड़ में, इस लेदे में? किसकी बात सुनी जाएगी? और नहीं सुनी जाती तो फिर बिलावल साहब के लिए तजवीज़ है कि वो अपोजिशन में बैठें। आज़ाद अरकान नहीं अगर बड़ी तादाद में तोड़ पाते तो फिर तो कोई भी सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत ही नहीं बना सकेगा। अगर पीपल्स पार्टी भी ये कहती है कि हमने नहीं बैठना इक़्तिदार में, ये बड़ी एक गंभीर सूरत हाल है ना, इस पर ज़रा रोशनी डाल दें। देखें, बात यह है कि पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ का हाल ये है कि मेरे एक दोस्त जा रहा था, उसके हाथ में एक बटन था, तो मैंने कहा कि ये बटन है कहाँ जा रहे हो? कहता है इसमें कोट लगवाना है। पल्ले नहीं गा तेला ते कर दी मेला मेला। ठीक है, इनके पास ना अक्सरियत ना इनके पास मैंडेट, लेकिन ये चूँकि इनके मुफादात इतने ज़्यादा वसी हैं। आप मेरी बात लिख लीजिए कि पाकिस्तान में जैसे वो अभी मौला जट रिटर्न आई थी कि लेजेंड ऑफ मौला जट आई थी, या टार्जन की वापसी आई थी, इसी तरह PDM की वापसी आएगी। ये मैं आपको आपके प्रोग्राम में लिख के दे रहा हूँ कि हो सकता है कि अब बिलावल साहब वज़ीर आज़म हो जाएँ, नवाज शरीफ साहब सदर बन जाएँ, और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब बन जाएँ, और ये खीर आपस में बांट के अल्लाह खैर सल्ला कर लें। और लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि जो शख्स बिलावल अब 17 माह वज़ीर ख़ारजा रहा और उसका इंजाम क्या हुआ
कि ईरान हमसे ना खुश, चीन हमसे ना खुश, अफ़गानिस्तान हमसे ना खुश, भारत हमसे ना खुश, बांग्लादेश हमसे ना खुश। जिस शख्स ने अपने 17 माह के दौरान पाकिस्तान के तमाम दोस्तों को नाराज़ कर दिया और आज वो वज़ीर आला बनने जाए। ये बिलावल जैसे बच्चे तो अगर वैसे किसी मोहल्ले में हो तो बच्चे उन्हें जूते मार मार के मार दें, वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। बेहतर ये होगा मेरा ख्याल है ऐसा करें। सर आप बड़ी सख्त बातें राना साहब आप कर रहे हैं, बड़ी बहुत सख्त गुफ्तगू फरमा रहे हैं। इसको डिनाई कोई कर सकता है? इसको कोई डिनाई कर सकता है कि 17 माह के वज़ीर खारजा ने क्या किया? मैं आपसे ना ब्रेक के बाद ये जानता हूँ कि ऐसा उन्होंने क्या किया कि सबको नाराज़ कर दिया, ये पसे पर्दा वो क्या काम करते रहे हैं? मुझे ये फिर आप ब्रेक के बाद इसका जवाब दीजिएगा। साथ रहेगा नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात करते हैं। जी वेलकम बैक। इसार राना साहब, जो बात हम कर रहे थे ज़रा मुझे क्विकली ये बता दें कि क्या किया था बतौर वज़ीर ख़ारजा बिलावल साहब ने कि ये सब नाराज़ हो गए थे और इस हद तक नाराज़ हो गए थे? मैं सिर्फ ये जान के फिर आगे बढ़ता हूँ सर। देखिए, बिलावल जब वज़ीर ख़ारजा थे तो एक ज़िम्मेदार सीट पे थे। आज तक कोई नहीं बता सका कि वो अचानक अमेरिका जाके गुम कहाँ हो गए थे और वहाँ वो क्या करते रहे थे। फिर अमेरिका को कौन श्योरिटी दे के आया कि जी सी पैक जो है वो रुका रहेगा? चीन आज हमसे क्यों नाराज़ है इस बात पे? ठीक है, वो आते हैं, वो डिप्लोमेसी वो चल रही होती है सारा कुछ। ईरान अगर आज इस सतह पे चला गया कि उसने हमारी सरहद की खिलाफ वर्जी की, वो ईरान जो भारत के ख़िलाफ़ जंग में हमें वो जगह फ़राहम करता रहा, पेट्रोल फ़राहम करता रहा, हमारे तैयारे वहाँ जाके पेट्रोल जो है लेते रहे। अफ़गानिस्तान जिस पे हमारे एहसानात की एक बड़ी तह फहरिस्त है, आज वो हमें आंखें दिखाता है और आज वो हमारे सामने खड़ा है और स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से लोग कह रहे हैं कि वो इस टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के तो छोड़ दें, बांग्लादेश की भी छोड़ दें, वो तो हमारे चले अज़ली दुश्मन हैं। तो इन हालात में आप अंदाज़ा कर, सऊदी अरब का ले लें कि उसने भी अब ऐलान कर दिया कि मैं किसी मुल्क को कर्जा नहीं दूंगा, तो कर्जा तो वो हमें ही देता था। तो हम चारों तरफ से बंधे हुए हैं क्योंकि हमने अपने इंटर्नशिप में एक वज़ीर ख़ारजा को ला के बिठा दिया। अब वज़ीर आज़म को अगर इंटर्नशिप दे देंगे और वो वज़ीर ख़ारजा जिसका लहजा, जिसका बॉडी लैंग्वेज, जिसका कोई चीज़ भी मैच नहीं करती एक लीडर से, अगर हमने उसे अपना वज़ीर आज़म बनाना है तो दुनिया को हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि वो लोग जो बैंगन से और केले से हार गए अब वो पाकिस्तान को चलाएंगे? अब ये तो बात है साराना साहब आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये गलतियां हम करते आए हैं। इसी तरह इंटर्नशिप पे हमने वज़ीर आला पंजाब इमरान खान साहब ने अपने दौर में लगा के तबाही मचवा दी पूरे पंजाब की। मैं इस पे एक जुमला कहूँगा, इस बात जुमला कहूँगा कि ये कोई हमारा मिजाज है ज़रा मेले ठेलों का। हमें वज़ीर आला वो पसंद है जो पानी तो हर दफ़ा खड़ा कर दे लेकिन उसमें जाके खड़ा होके और लोगों को मुअत्तल कर दे। हम ना एक जिसे कहते हैं ना लो प्रोफाइल का आदमी बर्दाश्त नहीं करते। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ था, नकई से लेके गुलाम हैदर वाई तक सब इसी तरह के लोग थे। लेकिन हमें चूँकि शहबाज शरीफ की आदत हो गई थी ना, जो हर वक्त कैमरे के आगे नज़र आना पसंद करते थे, वो ज़रा आउटस्पोकन थे, तो हमें ये लगता है कि शायद वो बहुत ही बुरा आदमी था। और अगर आपको नहीं लगता बुरा आदमी था तो इतने सेफ प्लेस में क्यों बैठा हुआ है वो जाके? आपको नहीं लगता? और आप ये कहते हैं ना, नहीं मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आप कहते हैं ना ये लोग के जी वो तो इमरान खान तो बाजवा साहब के आगे बिल्कुल लेट गए थे, तो बाजवा तो खुद कह रहे हैं कि इमरान खान मेरी बात नहीं मानता था, मैं चाहता था इसे हटा दे। राइट सर, आगे बढ़ूंगा मैं राना साहब, लेके चल रहा था तो इसलिए वो सबको नापसंद था। चलें अब ये हम अपने इशू से हट के एक और उस गुफ्तगू में चले जाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ूंगा मैं। नसीम सिद्दीकी साहब, अब जोड़ तोड़ का जो मामला है इस पर अब हम क्या कहें? जिस तरह के भी इंतखाबात हुए, यकीनन हम चारों इस बात पर मुत्तफिक नहीं हैं, बाकी भी कोई भी, कि ये कोई बहुत एक बेहतर इलेक्शंस थे। इनफैक्ट बहुत बुरे और सवालिया निशानात हैं इन पर, लेकिन अब हुकूमत तो फॉर्म होनी है इनके नतीजे में। किस तरह की फॉर्मेशन देख रहे हैं आप? शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालते देख रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को देख रहे हैं, पंजाब में मरीम साहिबा को देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि मरीम नवाज शरीफ अपना वफाक की सूरत हाल जो है वो गंभीर हुई है, क्योंकि अगर तो शहबाज शरीफ को वो वज़ीर आज़म लेके आते हैं तो PDM 2 शुरू हो जाएगा और पहले दिन से ही उनकी हुकूमत जो है बड़ी बदनाम हो जाएगी। और जिस तरह अभी बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वो एक आध दिन में किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, और अगर वो एक पार्टी के तौर पे आ जाते हैं और अपोजिशन में बैठते हैं फिर तो इनका जीना बड़ा मुहाल हो जाएगा। दूसरी तरफ बात यह कि अभी तो नसीम सिद्दीकी साहब जो खबरें हैं, हल्फनामे लिए जा रहे हैं
इस्तीफ़े पहले से लिए जा रहे हैं लोगों से, क्योंकि बड़ी तादाद में इतलात है नून लीग राब्ते कर रही है आज़ाद उम्मीदवारों से पीटीआई के, और शुबा है कि कहीं बहुत सारे उनकी तरफ ना चले जाएं कहीं। बैरिस्टर गौहर ने अभी इस बात की तरदीद की है कि वो कोई भी उनसे हलफनामा या इस्तीफे नहीं लिए जा रहे। तो उसी में बात कर रहा था कि जिस तरह एमक्यूएम है हमेशा हुकूमतों के अंदर आके बैठी है, कभी उसने अपोजिशन नहीं की और सारा वक्त रोती रहती है कि जी हम तो नाम के वजीर बनाए हुए हैं, हमें तो कोई काम नहीं करने देते। भाई तुम्हें कोई काम नहीं करने देते तो तुम ये फौरन ही बंदरबाट के लिए क्यों पहुंच जाते हो? तो स्केयर जीरो नहीं होता जो अरसलान, हमें दोबारा उस नहज पे लाके खड़ा कर दिया गया कि फिर से वो पीडीएम की एक हुकूमत बन जाएगी। लेकिन इस दफा ये जरूर होगा कि पीटीआई के जो नामजद उम्मीदवार हैं वो लोग जब असेंबली में मौजूद होंगे तो एक बहुत बड़ी अपोजिशन मौजूद होगी, लेकिन अभी भी वही एक हैंगिंग पार्लियामेंट बनेगी, हंग पार्लियामेंट बनेगी और पाकिस्तान के मसाइल दुरुस्त नहीं होने वाले। जिस तरह इसार राना साहब ने तो बड़े प्यार मोहब्बत से कहा जी कि उन्होंने ताल्लुकात खराब कर दिए, उसने तो दुश्मन बना दिया। किस तरह ईरान ने हमारे ऊपर अटैक किया है, किस तरह अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे ऊपर जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो इनको सेंसिबल होना चाहिए, कोई सेंस आनी चाहिए, लेकिन आप तजुर्बात करने से बाज नहीं आ रहे। हालांकि आप जब भी जो तजुर्बा करते हैं वो फट जाता है, गलत एसिड डाल देते हैं, पाकिस्तान को उसका नुकसान होता है। करोड़ों लोगों ने निकल के वोट दिया है, लेकिन आपने उनके वोट के तकद्दस का ख्याल नहीं रखा और आप फिर दोबारा वही भानुमती का कुंभा जो है जिसने 16 महीने में मुल्क को बदनाम भी किया और बर्बाद भी किया, आप फिर उनको दोबारा लेके आ रहे हैं। फिर वही लोग अगवा हो रहे हैं, फिर वही झंडे छीने जा रहे हैं। आपके अंदर बर्दाश्त ही नहीं है। एक जगह आप मफावत की बात करते हैं, एक जगह आप एक जो पार्टी है उसके पीछे इतनी बुरी तरह पड़ गए हैं कि जिस तरह वो कोई दुश्मन मुल्क की पार्टी होती है, वो कोई इंडिया से आई है या किसी इसराइल से आई है। भाई आप मफाहमत करें। एक वक्त था कि नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम था कि उन्होंने आर्मी चीफ का जहाज अगवा करवाया, फिर वो आपके प्यारे हो गए, फिर उनको वापस बुला लिया, उनको हुकूमत भी दे दी। तो मतलब ये ड्रामेबाजियां खत्म होनी चाहिए। अब पाकिस्तान के बारे में अगर वाकई कोई सोचता है तो ये जिस तरह इलेक्शन करवाए गए बिल्कुल ठीक थे, इलेक्शन शुक्र है हो गए, बहुत अच्छे हो गए, लेकिन आपने जो इलेक्शन के रिजल्ट का हशर किया उस पर आप देख लें कि दुनिया आपके ऊपर किस किस्म के इल्जाम लगा रही है। और जब तक ये इलेक्शन के रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाते, जब तक किसी को भी हुकूमत बनाने की ऑफर नहीं होनी चाहिए, असेंबलियों का इजलास नहीं बुलाना चाहिए, जब तक ये तमाम ट्रिब्यूनल से या इलेक्शन कमीशन से तमाम चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती। जी राइट, जब तक ये तमाम तर चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती। सबुक सईद साहब, आपकी क्या राय होगी? आप कैसे फॉर्मेशन को देख रहे हैं, क्या इतलात हैं? नून लीग बात मान लेगी पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी मान लेगी नून लीग की, या शायद ये दोनों ही एक दूसरे की बात पर इत्तफाक ना कर पाएँ और एक और मसला और मुश्किल खड़ी हो? अच्छा अरसलान साहब, इसार राना साहब ने इस बात की और नसीम सिद्दीकी साहब ने एक इशारा किया, तो मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा पहले ज़रा मैं उसको डिस्कस कर लूँ। जी ज़रूर। देखिए, एक तो ये है कि इस मुल्क में जो लोग हैं और जिस शोबे के अंदर हैं, हमें उन्हीं से काम करवाना है। तो इन्होंने कहा जी कि बिलावल भुट्टो की वजह से दुनिया पाकिस्तान से नाराज़ हो गई है। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बिलावल भुट्टो नहीं बनाते, वो जहाँ बनती है उन्हीं के बारे में बात की जाए। और दूसरी बात ये है कि आप ज़रा थोड़ा-सा अंदाज़ा लगा लें कि ये कहा गया कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से नाराज़ है या ईरान नाराज़ है। ईरान ने जो हमला किया, सरासर गलत हमला किया, हमें उसको जवाज़ नहीं फ़राहम करना चाहिए। पाकिस्तान की हदूद में घुसकर उसने निहत्ते हमारे 5 बच्चे यहाँ पर मार दिए और पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में जो वहाँ हमला किया तो अपने जो सेपरेटिस्ट वहाँ पर छुपे हुए थे उनको मारा। तो आपने देखा कि वहाँ पर बाकायदा पनाहगाहें लेकर बैठे हुए थे और सेम इसी तरीके से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर हम ही देखते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और नफ़रत फैलाने वाले लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये असल में एक बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट है और बहुत बड़ी स्टोरीज़ हैं, तो उसको इस तरह करके कि बिलावल भुट्टो ये कर रहा है, तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़ी-सी ज़्यादती हो जाएगी। और दूसरी तीसरी बात ये है कि आप ये देखें कि बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का मुकदमा जब वो पूरी दुनिया में गए बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया। इसार राना साहब मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, लेकिन ये देखें जब अमेरिका में वो इंटरव्यूज़ दे रहे थे, वो छुपे हुए नहीं थे, वो इंटरव्यूज़ दे रहे थे, उनके इंटरव्यू सारे सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। किस तरीके से उन्होंने कश्मीर का मौक़िफ़ और पाकिस्तान का मौक़िफ़ अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट किया और पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर पेश किया है। तो मेरा ख्याल ये है कि अपने लोगों को बिल्कुल डाउन करना ये हमारा शायद ये मिजाज का हिस्सा बन गया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
बिलावल भुट्टो और फिर नौजवानों की बहुत ही अच्छी लीडरशिप उनके अंदर मौजूद है और लाजमी इन्हीं लोगों ने ये सारा काम करना है। इनके अंदर गलतियां भी होंगी, इनके अंदर खूबियां भी होंगी, इनके अंदर खामियां भी होंगी। हम तनकीद करके इनकी जो खामियां हैं उनकी इस्लाह करेंगे, जहाँ की अच्छा करेंगे हम उनको अच्छा कहेंगे, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। इमरान खान साहब का फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कई जगह बड़े प्रॉब्लम पैदा हुए। आप उन टेलीफोन कॉल्स के बारे में जानते हैं और काबीना के अंदर बैठकर ऐसी गुफ्तगू करना जिससे सऊदी अरब के साथ हमारे जो ताल्लुकात थे वो खराब होने शुरू हो गए थे। तो मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा इन चीज़ों को इस तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबी स्टोरीज हैं। ईरान और अफगानिस्तान के इशू तो इतना हसास है कि उसके ऊपर हमारी रियासत जब बात करती है तो वो बहुत सी चीज़ों को देख कर बात कर रही होती है कि इससे ये पैदा हो जाएगा, इससे ये पैदा हो जाएगा जी। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। अभी जो करंट सिचुएशन है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि क्या पीपल्स पार्टी की क्या कहते हैं मुतालबात पूरे कर लिए जाएंगे, मुझे वैसे लगता है कि इस वक्त तक अभी भी शहबाज शरीफ साहब की और वहाँ मुलाकात तो हो रही है जरदारी साहब की, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़े अरसे से नुकसान उठाया है और वो नुकसान इस वजह से उठाया है और उस नुकसान को कई बार पार्टी के इजलासों में कमर ज़मान कारिया साहब ने, चौधरी मंजूर साहब ने, एतजाज हसन साहब ने, इवन के लतीफ़ खोसा जो पीटीआई में चले गए, उन्होंने ये वाली बात कही है कि पंजाब में आप पीपल्स पार्टी का ये जो हमारी पॉलिसियां हैं मफाहमत वाली, इसका सरासर हमें नुकसान हो रहा है। और तहरीक इंसाफ पंजाब में इसलिए स्पेस बना सकी है कि वहां पर पीपल्स पार्टी ने स्पेस छोड़ दी थी। तो अब बिलावल ने क्या कहते हैं बड़ी इस तरह का माहौल क्रिएट किया कि पंजाब के अंदर उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई और उस कैंपेन में पीपल्स पार्टी के लिए एक स्पेस क्रिएट की वहां पर। अब अगर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ इक्तिदार कायम करती है तो मुझे जाती तौर पर लगता है कि फिर वही अगले 5 साल वही सिचुएशन हो जाएगी और पीपल्स पार्टी का जो जाला है वो बहुत शदीद मायूस होगा। तो अभी खैर पार्टी के अंदर बातचीत हो रही है और पार्टी खुद भी ये सोच रही है कि हमें नून लीग के साथ जाने का मतलब यही है कि एक तो ये है कि इमरान खान साहब इनके खिलाफ यही तो महाज बनाते हैं कि ये सिर्फ इलेक्शन के दिनों में एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी करते हैं और जो इक़्तिदार के हुसूल का वक्त आता है ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। एक बात तो ये है और दूसरी ये है कि माजी में हमने देखा, आपके इल्म में है कि जो पंजाब के अंदर क्या कहते हैं गवर्नर राज लगा दिया गया था जरदारी साहब के दौर में, नवाज शरीफ साहब ने पूरी कैंपेन चलाई थी, फिर कोर्ट पहन के एक दूसरे के खिलाफ भी आ गए थे और ये इक़्तिदार में इकट्ठे होने के बावजूद चंद महीनों के अलावा ज्यादा चल नहीं सके थे। तो इन दोनों पार्टियों के मिजाज का बड़ा फर्क है। तो मुझे नहीं लगता कि ये अगर इक़्तिदार में आ भी गए किसी के दबाव पर या किसी के मुतालबे पर तो शायद ज्यादा अरसा ये ना चल सकें। और इस चलने से अलग से जो एक और बात ये है, मुझे सबूत भाई ये बता दीजिएगा कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं हिस्सा बनती और पीटीआई आज़ाद उम्मीदवार वैसे एक साइड पे हैं, फिर क्या सूरत हाल बनेगी, फिर किस तरह से हुकूमत बनेगी या कौन बना सकेगा? देखें, मुस्लिम लीग नून तो अपने तकरीबन राब्ते बड़ी हद तक मुकम्मल कर चुकी है। वो बलूचिस्तान के अंदर भी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी और चीज़ें तो अपनी शायद सीट्स बड़ी हद तक वो कर चुकी है। और उसमें जिस तरह अभी आपने देखा कि तहरीक इंसाफ का जीता हुआ शख्स उसे मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल कर लिया गया है, तो लोगों से राब्ते वगैरह तो चल रहे हैं। और आपको पता है जहाज़ वाली सरकार भी नून लीग के साथ ही है, जिसने इमरान खान की गोद में जीते हुए लोग अपने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करके, अपने जहाज इस्तेमाल करके उनके हवाले किए थे। तो इस वक्त नवाज शरीफ के साथ है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाएगी और पीपल्स पार्टी शायद ये सोचे कि वो अपोजिशन में बैठे और वक्त आने पर जो कुछ अर्से वजह से इमरान खान साहब के साथ हुआ तो वो इस तरह की सूरत हाल क्रिएट कर सकती है और शायद क्रिएट करवाने वाले भी ये सोच रहे होंगे कि वो पार्लियामेंट के अंदर ही जो तब्दीली है उसका वो सामने लेकर आ सकें। मुझे वैसे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी अगर ये करने जाएगी तो जिस तरह बहुत से लोग ये वाली बात कर रहे हैं कि वो अपने लिए सियासी मौत का बंदोबस्त करेगी। जिस तरह पॉइंट आ गया, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के